तो आपकी जर्नी देखो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, तो आपका यहाँ आने का कैसे पाथवे बना? आप स्टूडेंट आए थे या कौन से वीज़ा पे आए थे? तो बेसिकली क्या था ना, इस कंट्री में क्या है कि आपको अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो जॉब की वजह से, तो आपकी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती है। तो आपको उस दौरान फिर जॉब का कैसे आपने सॉर्ट किया और अपनी डेली रूटीन का, क्योंकि लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद ही हो चुका था। बेसिकली उस टाइम में ना मैं आईटी जॉब कर रहा था। आई थिंक पिछले 6-7 महीने से मैं आईटी जॉब कर रहा था। आईटी सपोर्ट की जॉब थी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो सारा कुछ ऐसा हो गया कि चीज़ें चेंजेस हो गई कि जो नए रूल्स आए हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बेनिफिट दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, डेफिनेटली इंटरनेशनल को समझ भी आ चुकी है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है और क्या आप कर सकते हो अगर गलत होता है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा डर होता था चीज़ों को लेके, समझ नहीं थी, न्यू थे। अभी हमारी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी हो चुकी है बेसिकली। हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस वीज़ा अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे बीच हैं अमित कंसल जी, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। अमित कंसल जी की जर्नी कुछ इस तरह है कि लॉकडाउन ने उनका पूरा ही पाथवे बदल दिया। आइए उनकी स्टोरी हम उनकी जुबानी ही जानते हैं। तो वेलकम टू सक्सेस वीज़ा पॉडकास्ट अमित जी। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू एवरीवन फॉर वेलकमिंग मी। तो आपकी जर्नी देखो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, तो आपका यहाँ आने का कैसे पाथवे बना? आप स्टूडेंट आए थे या कौन से वीज़ा पे आए थे? तो बेसिकली साहिल जी, जो मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मेरा मकसद कोई ऐसा था नहीं। मैं बैचलर्स डिग्री कर रहा था, लास्ट सेमेस्टर में था। तो वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तब मेरे मम्मी के जो कज़न है उनके वीज़ा लग गया था ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा। तो उससे हमें बूस्ट मिल गया कि भाई हमारे घर से कोई गया है, क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप है उनके साथ हमारे। तो हमें कहा यार कि वो हमें संभाल लेंगे, भी हम अगर वो जा सकते हैं भी हम भी जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया भी कैसे कैसे करना। तो फिर मैं उसी सबसे करता रहा। तो फ्लो के साथ हम चलते रहे। तो उसका मेरा स्टूडेंट वीज़ा लग गया। तो फिर मैं वेस्ट सिडनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीज़ा पे आया, मास्टर्स इन आईटी में। तो आप मास्टर आए यहाँ, आप चलो पहले दिन लैंड हुए, तो आपको जो पिकअप करना या आपको लेने आया था वो आपके मामा जी थे या कोई और था? हाँ, वो मेरे कज़न मामा ही थे और उनके 2 दोस्त भी थे जो आज भी मेरे साथ कनेक्शन में। एक इनका नाम है बब्बल। ठीक है जी। तो आप ऐसे आए, चलो आते ही सबसे मेन मोटिव होता है पहले जॉब ढूंढना। तो आपने फर्स्ट जॉब अपनी कैसे ढूंढी? बेसिकली जॉब तो मुझे बब्बल ने ही लगवाई थी पहली जॉब। तो वो जो एयरपोर्ट पे, जैसे मैं 25 दिसंबर 2015 को उतरा था, तो मैं 26 या 27 दिसंबर को मैं क्लीनिंग करने चला गया उसी एयरपोर्ट पे, मैं मैकडोनल्ड की। तो मेरी पहली जॉब वैसे मेरे दोस्त ने लगवाई थी। मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ये जॉब मेरी लगवाई क्लीनिंग, क्योंकि मेरा स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली क्या था ना, इस कंट्री में क्या है कि आपको अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो जॉब की वजह से, तो आपकी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती है। तो मेरी पहली जॉब क्लीनर थी एज ए इन मैकडोनल्ड्स। ओके। आपको कुछ जॉब के दौरान कुछ लगा धीरे धीरे कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ हो गया ये, मैं इंडिया में क्या लाइफ थी मेरी, यहाँ क्या होगी? हाँ, तो बेसिकली सही बात है। बेसिकली मैंने इंडिया में कभी काम नहीं किया और यहाँ पे आके मेरी क्लिनिक की जब जॉब लगी तो मैं एक बार तो थोड़ा ये हो गया कि रोना सा आ गया यार, भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पर थोड़ा सा मन बना रखा था कि भाई हाँ ठीक है, बाकी भी सारे कर ही रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, पर थोड़ा सा अजीब तो लगा ही था शुरू में। जैसे पोछा मारना नहीं आता था, मॉप कह देते हैं। और उस जॉब ने जो हमें सिखाया स्किल्स, सफाई करानी या बाकी चीज़ें, हमें काफ़ी सीखी उस जॉब से। तो आप जैसे जॉब फर्स्ट थी उसमें आपको जो पे रेट मिलता था उससे आपका गुजारा चल जाता था अच्छा खासा? पे रेट हमारा कोई फिक्स नहीं होता था कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतना ही 500 मिलेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा। पर उसमें भी मेरी पे मर चुकी थी। तो उसमें गुजारा इतना बस ठीक है कि चल रहा था। बेसिकली ये चीज़ था, फीस फूस नहीं निकल रही थी, पर हाँ अपना चल रहा था। तो आप काम जैसे थोड़ा इसमें हार्ड वर्क है, उसके दौरान आपने स्टडी को कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करके चले? तो बेसिकली हम स्टार्ट करते थे रात को जॉब 12 बजे से लेकर सुबह के 6-6:30। फिर मैं घर जाता था ट्रेन में नहा के। फिर मैं आधे घंटे बाद ट्रेन में जाके फिर मैं क्लास लगाने जाता था। और मैं कई बार क्लास में सो भी जाता था क्योंकि रात की जॉब होती थी तो ये चीज़ें नींद में रहते थे। तो मेरा उस टाइम पे 1.5 महीना मेरा एली कोर्स लगा था, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था। पर एली कोर्स मेरा स्टार्टिंग में लगा था, तो उसकी क्लासें हम लाने जाते थे और उसमें कई बार हम सो जाते थे। तो थोड़ी सी टफ जर्नी रही है उस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ से आप बाहर कैसे निकल गए? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तो देखो चीज़ चलेगी नहीं कि आप काम कर रहे हो और साथ में स्टडी कर रहे हो। इस चीज़ को आपने मैनेज कैसे किया फ्यूचर में आके? बेसिकली आई थिंक 3 महीने मैंने काम किया मैकडोनल्ड में। तो वहाँ मेरा एक दोस्त बन गया, उसको मैं राजा राजा उसका नाम है, हम बोलते हैं। तो उनके रिलेटिव की शॉप थी सिटी में। तो मेरी जब ये जॉब चली गई तो मैंने उनसे पूछा यार कि मेरी जॉब चली गई। तो उन्होंने मेरे को सिटी में ग्रोसरी स्टोर पे जॉब लगवा दी, जहाँ पे मैं सुबह 5 बजे जाता था और शाम को 5 बजे आता था। तो उन्होंने फिर मेरी नेक्स्ट जॉब लगवाई थी और साथ साथ मैं दूसरी जॉब भी ढूंढ रहा था। और साथ में मेरी फिर डिलीवरी ड्राइवर की जॉब भी लगी थी।
तो उस टाइम जैसे आए थे, उस टाइम आपने चलो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, उस टाइम के दौर से तो आज के दौर में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट का? बेसिकली दौर में तो काफ़ी डिफरेंस है, 10 साल बेसिकली हो चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या था ना, जॉब्स आई थिंक मुझे लगता है कि इजीली मिल जाती थी। अभी थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो रखा है, पर एट द सेम टाइम अभी ना पे रेट को लेके चीज़ें काफ़ी स्टैंडर्ड हो चुकी है, जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेके उस टाइम पे नहीं था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं और मेरे मामू काम कर रहे थे और हमारे को 8 घंटे हमने क्लीनिंग की और हमें कुछ उन्होंने खाने को नहीं दिया मैकडोनल्ड वालों ने। तो उन्होंने बोला कि आप हम खाने को देंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बनाना लेके जाते थे, हम एक बनाना खाते थे पूरी रात में। तो वो स्ट्रगल एक रही है, पर जो आज की जनरेशन में ये चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो अभी कंडीशंस बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू जो 10 साल पहले थी। फिर जो नए रूल्स आए हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बेनिफिट दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, डेफिनेटली इंटरनेशनल को समझ भी आ चुकी है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है और क्या आप कर सकते हो अगर गलत होता है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा डर होता था चीज़ों को लेके, समझ नहीं थी, न्यू थे। अभी हमारी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी हो चुकी है बेसिकली। हाँ, वो ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, एवरी बिल्कुल। चीज़ इन्फॉर्मेशन हाँ, बिल्कुल। अवेलेबल है। तो आपकी जैसे मास्टर चलो आपने कंप्लीट कर ली, जैसे आईटी के बाद उसमें पीवाई होता है, सेम उसमें आपने अपनी पीआर की जर्नी कैसे सेट की? बेसिकली मैंने मास्टर्स इन आईटी कंप्लीट की, फिर हम पीवाई स्टार्ट किया। हम सिटी में जाते थे तो 2-3 महीने वहाँ पे लगाया, फिर हमने कंसल्टेशन ली, फिर हम कैनबरा मूव हुआ। मैं और मेरा दोस्त जेकिन। तो पीवाई की क्लास लगाने हम कैनबरा से आते थे, हफ्ते में 1 दिन क्लास होती थी। तो वहाँ पे था कि पॉइंट्स का कुछ था, वहाँ पे रह के मैं उबर की मैंने, और साथ ही मैंने जॉब छोड़ दी। मैं डोमिनोज में भी काम करता था वहाँ पे, जॉब छोड़ दी ताकि मैं पीटी पे फोकस कर सकूं। तो मैंने पीटी पूटी किया, मेरे 7 इंच वहाँ पे आए, पर 8 इंच का नहीं हो रहा था। और नाटी उस टाइम पे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो नाटी के लिए मुझे क्लास लगाने फिर सिडनी आना पड़ता था। पर प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जब मैं सिडनी आता था नाटी की क्लास लगाने, तो 8-9 बजे मैं फ्री होता था रात को, और 10 बजे की लास्ट बस होती थी कैनबरा की। तो मैं वो बस यहाँ से ट्रेन पकड़ता, फिर बस पकड़े सुबह 3 बजे कैनबरा पहुँचता, और 3 बजे मैं सोता नहीं था, वहाँ से गाड़ी पिक करके ऊबर करता था। सुबह 10 बजे मैं घर जाता था। एक आधी बार मैंने किया, फिर उसके बाद मुझे लगा यार शायद टफ है, ये जर्नी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं बोरिया बिस्तरा उठा के अपना सिडनी वापस आ गया कि मैं कर लूँगा। फिर हम सिडनी आए, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद फिर मैंने नाट्य भी क्लियर किया, और उसके बाद मैंने 8 बैंड भी किए। पर हाँ, सिडनी में मैं उबर करता रहा था क्योंकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी पढ़ने की, और मैं उबर करते ही पढ़ता रहा। जैसे लिसनिंग कर ली, कई बार होता है ना ड्राइविंग चल रही है, आप कस्टमर को पिक करने जा रहे हो, आप लिसनिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। रीडिंग का जब मैं फ्री टाइम में बैठा था तब मैं रीड कर लेता। तो ऐसे मैंने वो टाइम को यूटिलाइज किया। पर हाँ, पढ़ा मैं बहुत, और ऊबर भी मैंने बहुत की क्योंकि घर पे से कुछ होता नहीं था, और ऊबर में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, उन्होंने भी मोटिवेट किया। तो ये जर्नी ऐसी इजी नहीं थी। और एक एग्जांपल इसकी ये भी है कि आई थिंक 2017 को पीवाई मेरा ख़त्म हुआ, मेरे 65 पॉइंट बने। तो जनवरी 2018, हाँ, तो जनवरी 2019 में 70 पॉइंट पे इनविटेशन आ रहे थे, और मेरे नाटी मैंने दिया हुआ था 11 जनवरी 2018 को 70 पॉइंट पे आया था इनविटेशन, और मेरा रिजल्ट आया 14 जनवरी को नाटी का, तो क्लियर हो गया था। तब मेरे 70 बने थे 3 दिन बाद। तब मैं इंडिया में था, मैं याद था घर वालों के साथ। तो बोल रहे क्या चल रहा है, तो मैंने कहा ये है, होपफुली आ जाएगा। तो आप बिलीव करो, जनवरी से लेके अगले 6 महीने 70 पे किसी को इनवाइट नहीं आया। फिर मैंने कहा ये गलत है, तो फिर मैंने उबर भी छोड़ दी। फिर मैं पीटी की तैयारी करने लगा, 1.5 महीना लगा था, 6-6 घंटे रोज प्रैक्टिस करता था। और इतनी प्रैक्टिस होगी कि मैंने फिर पीटी भी क्लियर कर दिया। फिर मेरे हो गए 80 पॉइंट। फिर 80 पे कभी इन्विटेशन नहीं आया। फिर आए सिंगल के पॉइंट्स हुए नवंबर 2019 में 10 पॉइंट, तो मेरे 10 पॉइंट बढ़ के 90 हो गए मेरे पॉइंट्स। फिर भी इन्विटेशन नहीं आया। फिर 2020 स्टार्ट हुआ, और 15 मार्च 2020 को मेरा TR 485 एक्सपायर हो रहा था, और जनवरी 2020 में मेरे को इन्विटेशन आया 8 जनवरी को, और आई थिंक 38 डेज बाद मेरी PR भी ग्रांट हो चुकी थी। और उसके बाद फिर कोरोना का आपको पता ही है। आपको इनवाइट 189 का आया था? हाँ, 189 का आया था। तो आपने बोला कि टीआर एक्सपायर होने वाली थी। TR उस टाइम पे आई थिंक 2 साल की मिली थी हमें। ओके, तो आपको कुछ डर नहीं लगा कि टीआर भी एक्सपायर होने वाली है बिल्कुल एम मोमेंट पे? चलो इनवाइट ना आता इनकेस, आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी इस चीज़ ना, की? उस टाइम पे नहीं की थी। उस टाइम पे तो बस यही कहता कि आप अपना बैंड लेते रहो, ये करते रहो, भी हो जाएगा। मतलब उसका सोचा नहीं था हमने, क्योंकि फिर मेरा फोकस ही उस पर था ना कि इससे ऊपर तो मैं पॉइंट ले ही नहीं सकता। 90 थे, 90 सिंगल के ले लिए थे। मैक्सिमम पॉइंट आप रीच कर चुके थे? हाँ, अदरवाइज तो एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ता, फिर उसके लिए फिर टाइम, उसके लिए एक्सपीरियंस हमें जॉब में कभी मिली नहीं आईटी में, ये चीज़ थी। तो
आपने जैसे बोला कि जो इनवाइट आया वो लॉकडाउन से कुछ डेज पहले ही आया था आपको, आई थिंक। इनवाइट आया था जनवरी 2020 में, पीआर आई थी मेरी 8 मार्च को और लॉकडाउन लगा था 12 दिन बाद 20 मार्च को। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन की जर्नी स्टार्ट हुई, जो आपकी नई नई पीआर आई थी, क्योंकि पीआर के बाद ही एक्चुअली जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। तो आपको उस दौरान फिर जॉब का कैसे आपने सॉर्ट किया और अपनी डेली रूटीन का, क्योंकि लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद ही हो चुका था। बेसिकली उस टाइम में ना मैं आईटी जॉब कर रहा था। आई थिंक पिछले 6-7 महीने से मैं आईटी जॉब कर रहा था। आईटी सपोर्ट की जॉब थी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो सारा कुछ ऐसा हो गया कि चीज़ें चेंजेस हो गई। तो उस टाइम में मैं जिम का काफ़ी शौकीन था। तो जिम्स बंद हो चुकी, तो हमें मेंटली थोड़ा स्ट्रेस आ चुका था भी क्या हो रहा है। फिर मैं नॉर्थ मीट जाता था ग्राउंड में रनिंग करने या वर्कआउट करने। तो फिर उसके बाद भी फिर घर पे आके काम करते थे ऐसे ऐसे। फिर उस मतलब यार ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिर मैंने अपनी जर्नी और टफ होगी, मेरी पीआर तो आ चुकी थी। फिर मैंने सोचा यार कि मेरी जर्नी बहुत टफ रही है इस चीज़ को लेके। काफ़ी बच्चे होंगे जो अभी पीआर के लिए स्ट्रगल करेंगे या करते होंगे। तो उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ एज ए एजुकेशन और माइग्रेशन का। तो फिर हमने स्टार्ट किया था। मैंने आई थिंक अक्टूबर 2020 में अपना घर से स्टार्ट किया एजुकेशन का। हाँ जी। तो आपका जो आपने घर से स्टार्ट किया था, तो आपने जो आपके पास स्टूडेंट थे वो आपने कहाँ से ग्रैब किए फिर स्टार्टिंग में? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया अक्टूबर 2020 में, तब मैं आईटी जॉब भी कर रहा था साइड में। और मैंने घर से काम स्टार्ट किया एजुकेशन का सिर्फ कि क्योंकि मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई थी माइग्रेशन की जुलाई 2020 में। अच्छा, आपने मतलब लो उसके बाद ही उसकी माइग्रेशन की स्टडी स्टार्ट कर दी लॉकडाउन के दौरान ही मैंने कर दी। तो जब स्टडी स्टार्ट की लॉ की टफ थी, पर उसके 3 महीने बाद हमने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया कि इस बिजनेस तो घुसना पड़ेगा अगर आपको इस चीज़ में इंडस्ट्री में जाना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जब तक मेरा लाइसेंस आएगा 2-2.5 साल बाद, तब तक लोग मुझे जान जाएंगे मैं कौन हूँ। वो भगवान की दया ऐसी रही कि मेरे पास लोगों ने ट्रस्ट बहुत किया। मेरा दोस्त है, हम डोमिनोज में इकट्ठे काम करते थे, अर्श मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरा अच्छा दोस्त है, अभी मेरा क्लाइंट भी है। तो वो मेरा पहला क्लाइंट आया था उस टाइम पे। तो वो उससे मुझे हौसला मिला कि भाई एक क्लाइंट आ गया तो इतना कमीशन बनेगा, महीने का $500 बनने लग गया मुझे। फिर आया दूसरा क्लाइंट आ गया, फिर उसका 500, फिर मुझे लगा महीने का 1000 बनने लग जाएगा कमीशन का। फिर ऐसे ऐसे करते और 3-4 आए। तो मेरा महीने का 2000 से स्टार्ट हो गया कि मैंने कहा 2000 तो बहुत है, क्योंकि मेरा 150 रेंट है, $100 खाने का है। तो अगर मैं 250 मेरा खर्चा हफ्ते का, तो महीने का वो $1000। तो मैंने बैकअप में रखा था कि अगर मेरा कुछ भी ना बना तो उबर करके तो 200 में कमाई सकता हूँ अपने खाने पीने के लिए। पर कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे पास शुरू में क्लाइंट इतने नहीं थे, पर मैं पढ़ा बहुत। मैंने अपनी नॉलेज बहुत मतलब वो कही कि भाई कौन से क्या सीन था कोर्सेज को लेके। 3 महीने मैंने ऑफिस जो पहला था मेरा ग्रैंडविल में था, 74 पैरामीटर रोड में। अकेला मेरा ही ऑफिस था पूरी बिल्डिंग में और कोई नहीं था वहाँ पे। और 3 महीने वहाँ पे लगाए, फिर हम मूव किए मैं पैरामेटा। तो पैरामेटा 48 जो स्ट्रीट लेवल 4 पे हम गए और वहाँ पे 10 बाय 10 का कमरा था, 3 बंदे बैठ सकते थे, एक मैं 2 क्लाइंट, दैट्स इट। तो उसके बाद हफ्ते बाद लग गया लॉकडाउन दोबारा। पर वो 3 महीने लॉकडाउन के मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे लाइफ के। काफ़ी अच्छा बिजनेस हमें आया है, क्योंकि नॉलेज को लेके या जो भी चीज़ है ट्रस्ट के लेके मैं बोलूँगा, लोगों का ट्रस्ट था। आई वॉन्ट टू थैंक टू देम। तो फिर उसके बाद 6 महीने, फिर आई थिंक 21 जनवरी 2021 में हमने बड़ा ऑफिस ले लिया, उससे 5 गुना बड़ा ऑफिस ले लिया, एक स्टाफ रखा। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हुई 2 महीने बाद, मीन्स के मार्च 2021 में। तो उसके बाद हमने 1 महीने बाद फिर उससे भी 3 गुना बड़ा ऑफिस ले लिया, 2 ऑफिस बड़े ले लिए। तो मेरी वाइफ का भी बैकग्राउंड इस चीज़ में रहा है, थैंक्स टू हर एज वेल, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया, जो उनका अपना एफर्ट्स थे, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ काफ़ी एकदम से काफ़ी हुई है। उन्होंने मतलब ऐसे एक्शन स्टेप लेने को मुझे पुश किया जो मैं अकेला शायद ना ले पाता, जैसे माइग्रेशन एजेंट को रखना, टीम को बढ़ाना, लैक बूस्ट मिला आपको एक जिंदगी में। हाँ, लैक ऑफ मैनेजमेंट थी पहले, तो उनकी वजह से मेरी मैनेजमेंट बढ़ी या जो भी चीज़ें हुई। तो अभी तो फिर आपको पता ही है। तो आपने जैसे मारा की तैयारी करी, तो मारा की जर्नी कुछ इजी थी या कैसी रही आपकी मारा की जर्नी? क्योंकि आपने बोला कि 2-2.5 साल आपने सोच रखा था कि लाइसेंस आने में लग जाएंगे। तो जब मैं आईटी की जॉब कर रहा था ना, मैंने बोला कि तो उस टाइम में जुलाई 2020 में मेरी मारा की स्टडी स्टार्ट हुई। तो मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था वीकेंड पे। तो मैं वहाँ पे टैब और अपनी फ़ोन तो होता था, टैब ले जाता था, सिक्योरिटी जॉब बैठे रहना था। तो वहाँ पे मैं पढ़ता था। वहाँ पे बैठ के मैंने एजुकेशन का लाइसेंस ले लिया 1 महीने की स्टडी के बाद। तो वहीं पे मैंने मारा की स्टडी में वहाँ पे करता था। मैंने कहा सिक्योरिटी के पैसे भी आ रहे हैं बैठ के और मेरे को अपनी ग्रोथ भी हो रही है, मैं पढ़ भी रहा हूँ। पर मारा की जो स्टडी थी, इट वाज वेरी वेरी टफ। लॉ को समझना बहुत टफ था क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था।
फिर मेरे दोस्त के साथ मैं डिस्कस करता फ़ोन किया, यार कि भाई ये सीन है भी, क्या क्या सीन, क्योंकि वो भी मेरे साथ स्टडी कर रहा था। तो फिर वो स्टडी हुई, वो बेसिकली 1 साल की फुल टाइम थी, 2 साल की पार्ट टाइम थी। मैंने किया 2 साल की पार्ट टाइम, मेरे को लगे 2.5 साल, क्योंकि एक बार मैं फेल हो गया तो फिर मेरे को दोबारा करना पड़ा। नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट नहीं था, फिर मेरा 6 महीने खराब हुए बेसिकली। फिर वो भी क्लियर हो गया। फिर आया कैपस्टोन, जो सबसे बड़ा होता है। तो कैपस्टोन जब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरी कैपस्टोन था फेब 2022 में स्टार्टिंग में, और 25 जनवरी 2022 में मेरी इंडिया में शादी थी। मेरी शादी के हफ्ते 2 हफ्ते बाद मेरा कैपस्टोन का एग्जाम था। तो वो 3 तरह का था, एक स्पीकिंग, एक राइटिंग 1, एक राइटिंग 2। स्पीकिंग मेरा क्लियर हो गया था, राइटिंग मेरा क्लियर हो गया था, अब रह गया था राइटिंग 2, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम जब होता तो इंडिया के सुबह 3:30 बजते थे और ठंड का टाइम था, तो उसके वजह से कंसंट्रेशन या बाकी जो भी रीज़न है, तो वो मैं फेल हो गया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, जब 3 महीने बाद दोबारा कैपस्टोन दिया, मतलब 3 महीने बाद दे सकते हो, तो यहाँ पे आके मैं फिर फेल हो गया। तो फिर उसके 3 महीने बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर उसमें मैं पास हो गया, मेहनत काफ़ी की थी उसमें। तो वो मेरी याद भी याद है, संडे का दिन था जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ था, तो मैंने वही चीज़ था कि एक्साइटमेंट थी कि भाई अब क्लियर हो गया। ये तो एक जर्नी होगी स्ट्रगल को लेके, पर असली स्ट्रगल होती है लाइसेंस के बाद। जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली करना, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, यू कांट गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका ट्रस्ट जो आप बोलते हो, जैसे डॉक्टर पे हम विश्वास करते हैं ना, सेम इट गोज दैट वे। तो असली स्ट्रगल मेरे हिसाब से जो स्टार्ट होती है वो लाइसेंस के बाद होती है, बिकॉज यू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ प्रेशर। पर जो 6 महीने पहले अगर आप फेस करगे ना, इट विल चेंज द होल लाइफ। 6 महीने मेरे लिए लाइफ के बहुत ज़्यादा टफ थे स्टार्टिंग के जब करिए। हाँ, जब मेरा लाइसेंस आया 6 महीने लोगों ने मुझे नॉर्मली लिया, सीरियसली। फिर हमने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रखी थी पहले से ही। तो अभी लोगों को शायद वैल्यू फील होती है काफ़ी कि भाई क्या होता है मारा का लाइसेंस की वैल्यू क्या है। पहले शायद ये चीज़ें नहीं थी इतनी, अब लोगों को पता चलता है कि मारा का लाइसेंस लेना इतना ईजी नहीं है, एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो वाई ये बंदा एजुकेशन एजेंट से डिफरेंट होता है। तो काफ़ी चीज़ें अभी इंप्रूव हो चुकी हैं ओवरऑल, मैं ये बोलूँगा। तो आपने एक बताया कि मारा की जर्नी है, मारा की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपको एंट्री इस इंडस्ट्री में होने के लिए? जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बंदा एंटर हो सकता है या जनरल सिटीजन, क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक? स्टडी के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कई यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं पीआर सिटीजन, कईयों के लिए मैटर नहीं करता। पर हाँ, मारा का लाइसेंस लेने के लिए यू मस्ट हैव पीआर और सिटीजन। तो उसके बाद फिर इंग्लिश की होती है, आइल्स होते हैं, 7 ईच होते हैं, और 7 ईच आई थिंक एक में 6.5 कुछ ऐसा है। फिर आपको एक स्टडी चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ, जो मैंने किया है, कई बैचलर्स की होते हैं, कई मास्टर्स या जो भी है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है इसका। पर सिटीजन की रिक्वायरमेंट या पीआर की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मास्टर में चलो आप आए थे, फीस नहीं निकलती थी, तो उस टाइम आपने फीस वगैरह घर से पे करवाई है, कैसे करवाई? जो बेसिकली फीस पहली फीस थी घर वालों ने पे की, वो इंडिया से पे करके आते थे। सेकंड भी घर वालों ने की, उसमें थोड़ी बहुत मैंने पे की होगी। थर्ड वाली में मोस्टली घर वालों ने पे की, मैंने थोड़ी बहुत की। लास्ट वाली मैंने खुद पे की। तो वो मेरे घर वालों का भी मैं थैंक यू है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया और इतना पैसा लगाया कि भाई मतलब अभी उनको वैल्यू दिख रही है उस चीज़ को लेके। अभी मेरे याद है कि पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है स्टडी को लेके। 2011 की बात है, हमने गाड़ी लेनी थी अल्टो, 2-2.5 लाख रुपए की आती थी, पर मेरी पापा ने होल्ड कर दी, भी अब पहले तेरी एडमिशन हो जाए बैचलर्स में फिर ले लेंगे। और वो 2-2.5 लाख तो हमें रिश्वत ही देनी पड़ेगी बैचलर्स में एडमिशन देने के लिए, और पापा ने वो गाड़ी कभी नहीं ली। तो वो चीज़ अभी मैं सोचता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था ऐसा, पर अभी हमारे पास है, भगवान की दया से अच्छी गाड़ी है इंडिया में भी और यहाँ पे भी गाड़ी है। तो वो एक जर्नी, कई चीज़ें ऐसी होती है ना आपको काफ़ी इमोशनली हिट करती हैं। तो इसलिए मेरा गाड़ियों का शौक मेरे को इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे हमें कभी गाड़ी नहीं मिली, और जब मैं इंडिया पहली बार गया और सेकंड टाइम गया ऑस्ट्रेलिया से, तब मैं बस में ट्रैवल किया क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। तो ये एक है चीज़ें घर वालों का, पापा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि बेटे तू पढ़, पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने खुद के शौक मारे इस चीज़ को लेके, जो अभी हम उनके पूरे करवा रहे हैं। तो आपने जब बोला कि गाड़ियों का शौक था, तो गाड़ियों का शौक आपको किस मतलब ऐसी इसी चीज़ से पूछ हुआ कि आपके जो आपने जो बैकग्राउंड था कि आपने गाड़ी उस टाइम नहीं थी, इस चीज़ से आपको गाड़ियों का शौक आया? मुझे आया बेसिकली गाड़ियों का शौक, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो अगर आप नहीं मिलती ना, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उस चीज़ को लेके। तो हमें पहली गाड़ी लेनी और लेते लेते रह गए। तो उसके बाद फिर हमारे पास 8-10 साल कोई गाड़ी नहीं ली, बसों में ट्रैवल किया, ये किया वो किया। फिर हमने गाड़ी ली, इंडिया में गाड़ी ली। फिर मेरे को यहाँ पे तो शौक था, मैंने अभी मैं 10 साल हो गए, मेरे पास 15 गाड़ियाँ मैंने चेंज कर दी हैं।
अभी मेरे पास जैसे अच्छी गाड़ी हैं दया से, तो वो शौक मेरे को यही था कि भाई जिस चीज़ की हमें कमी थी वो एक भूख बढ़ती रही कि भाई गाड़ी लेनी है बड़ी, तो इसलिए हमने फिर अभी मेरे को गाड़ी का शौक है बेसिकली एक चीज़ को लेके। तो आपने बताया कि गाड़ियों का शौक है आपको, हर एक होता है कि मैं चीज़ अपग्रेड करूँ, तो वो चीज़ भी आपको पुश करती है कि मैं और एफर्ट डालूँ अपने काम में। और बेसिकली बिल्कुल सही है ये ना, कई बार दो तरह की थिंकिंग होती है। ये कई बोल देते हैं कि आपको बड़ी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, वो डेप्रिशिएट होती है, वो भी सही है, पर मेरा थोड़ा सा अपोजिट है सोचना कि जितनी बड़ी गाड़ी मैं चलाता हूँ उससे मुझे उतना पुश मिलता है। जितनी बड़ी गाड़ी मैं चलाऊंगा उससे मुझे पता है मेरी थिंकिंग ब्रॉड होगी कि आई कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उतनी ज़्यादा बड़ी थिंकिंग हो जाएगी जितनी बड़ी मैं गाड़ी चलाता हूँ। और लोग जज करते हैं गाड़ी से, आपको डेफिनेटली करते हैं, मैंने ये पर्सनली फील किया। अब मैं अच्छी गाड़ी है मेरे पास, मैं चलाता हूँ, तो लोगों को लगता है यार कोई बंदा है, तो उससे भी एक आपको मोटिवेशन मिलती है। मैं पैसे के मामले में नहीं सोचता कि गाड़ी बड़ी है ये गाड़ी है, मैं सोचता हूँ कि उससे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो थिंकिंग बड़ी होती है, एक आपके लिंक्स अच्छे बनते हैं, एक लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को लेके। तो एक आपने बताया कि एक मारा एजेंट होता है, एक लॉयर होता है। बेसिकली बच्चे बोल देते हैं कि मारा एजेंट ही लॉयर है, इसमें कुछ आप बताओगे कि क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली मारा एजेंट होता है एक माइग्रेशन एजेंट है जो आपको माइग्रेशन के साथ असिस्ट करता है, एंड जो लॉयर होता है दे कैन बी स्पेशलाइज इन एनी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन लॉयर मीन्स कि जो माइग्रेशन वीज़ास के साथ खेलते हैं। तो होता है फैमिली लॉयर जो फैमिली के साथ, फैमिली वीज़ा नहीं मतलब फैमिली जैसा डाइवोर्स हो गया, जब मैरिज है, जो भी चीज़ें हैं। कोई होता है प्रॉपर्टी लॉयर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके। तो लॉयर को भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का लॉयर है। प्रॉब्लम ये है ना, अब लॉयर क्या होता है एक से ज़्यादा फील्ड में स्पेशलाइज कई बार होते हैं। तो अभी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए जब बच्चों को कि भाई अगर आप लॉयर के पास जा रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है। द ओनली थिंग कि अगर आप जा रहे हो मेक श्योर करिए कि उनको माइग्रेशन का आता हो। तो ये लॉयर माइग्रेशन एजेंट। हाँ, तो एज लॉयर एक बड़ी पदवी है एज कम्पेयर टू माइग्रेशन एजेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी माइग्रेशन के एजेंट के कंपैरिजन, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि माइग्रेशन एजेंट का काम ही इस चीज़ को लेके है, पर हर लॉयर का काम माइग्रेशन को लेके नहीं है। तो ये बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में। तो जैसे माइग्रेशन आपने बोला कि एक कंपलसरी है बच्चे के, जैसे कोई बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसको अपने करियर के पाथवे में या किसी का कुछ केस अटका हुआ है, तो उसको माइग्रेशन एजेंट की ही सलाह लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू किसी नॉन की ले लेते हैं मछली बच्चे की मेरे नॉन ने ये बोला। हाँ, ये एक है एक चीज़ का इसका आई थिंक, क्योंकि नॉन फ्री में देता है। तो प्रॉब्लम ये है, अभी हमने देखा था वो केस जब आप बच्चे को बोला था कि आपको इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहिए, आप इन्हें बोला था कि उसके रिलेटिव का फ़ोन आया, अभी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको क्यों आएगी। और उस बच्चे का वीज़ा कैंसिल हुआ था, उसके बाद रिलेटिव ने कभी फ़ोन नहीं उठाया, नहीं। ना ही हमारा उठाया ना ही उठाया क्लाइंट का। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ यार, हर चीज़ अगर फ्री मिलती है ठीक है, गुड है, पर फ्री का मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूएबल होगी। अगर मेरा मानना ये है कि दोस्त से एडवाइस ले रहे हो, गुड है, कोई इशू नहीं है, पर एटलीस्ट एक एक्सपर्ट से भी ले लो। आपके थोड़े पैसे लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बट उसके आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और उससे आपका टाइम सेव हो सकता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि दोस्त तो जो उसने देखा है सुना है वही बातें बताएगा, पर जो लॉयर है वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतनी साल की जो ट्रेनिंग है उनकी जर्नी है उससे बताएगा। हाँ, बेसिकली क्योंकि दोस्त ना अपनी जर्नी बता सकता है। जो एज ए माइग्रेशन एजेंट है तो वो काफ़ी सारी फाइल्स के साथ डील करते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम कि उनका रोज़ डील करना। पर दोस्त का ऐसा नहीं होता ना, दोस्त तो अपनी स्टोरी बता सकता है जो ऑनलाइन पढ़ के और फेसबुक ग्रुप से जाए ये चीज़ें करके। तो मैं उसको चीज़ को मानता नहीं, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन बहुत पड़ी है ऑनलाइन, पर आपको नहीं पता सही कौन सी है गलत कौन सी है, इसमें से सही कौन सी है या हाँ, तो ये चीज़ करना उठाना भी Yes, कौन सी yeah. इन्फॉर्मेशन सही है। क्योंकि अभी आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर लो उसमें 1000 आ जाएंगे आर्टिकल्स, पर उसमें सही क्या है वो अभी वही है ना, एक एग्जांपल है, मेरे पास एक कल ही एक फिजी का क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरे को एडमिशन लेनी है, पर उसका जब मैंने बैकग्राउंड देखा ना तो उसकी पीआर का पाथवे बन रहा था। उसको मैंने कहा, उसने बोला यार मैंने कभी सोचा नहीं ना, मुझे पता था इन चीज़ों को लेके कि ये पीआर का पाथवे बनता है। मैंने कहा यार देखो, अभी आपने मेरे से बात की, आपको बेनिफिट पता लगा ना इस चीज़ का, पीआर का, आप स्टडी लेने आए थे, आपका पीआर का पाथवे बन गया, यू सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, वो ये चीज़ों का बेनिफिट होता है। पता नहीं था। जैसे आपने बताया कि आपने बैचलर्स की थी इंडिया में, हाँ वो उस टाइम उस बैचलर्स की भी स्किल असेसमेंट हो जाती थी, हाँ पर आपको पता नहीं था। हाँ, आज चलो बच्चे अवेयर हैं, क्योंकि मोस्टली देखा है बच्चे आते हैं उनको पता था कि मैंने बैचलर्स की है बिल्कुल, तो उसकी स्किल असेसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक, हाँ, ये एक है, इसका रीज़न है इस चीज़ को लेके। तो आई थिंक जो माइग्रेशन जो एमएम बॉडी है उन्होंने तभी एक लाइसेंस मेरे ख्याल से टेस्ट कैपस्टोन लागू किया है कि ताकि बंदे को एक्चुअली करके पता चले एज़ कम्पेयर टू स्टडी के, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल वर्क देते हो तो उसी से बंदे का आउटकम निकल के आता है। और बेसिकली वही आई थिंक जो कैपस्टोन करके माइग्रेशन एजेंट बनता है, आई थिंक उसको जो प्रोफेशनलिज्म आपको दिखने को मिलेगा जब बाकी चीज़ें मिलेंगी वो एक अलग लेवल की होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो उससे पहले एजेंट थे उनके पास ऐसा नहीं था, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हेड्स ऑफ टू
देम, उनके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, पर हाँ इनको लगा कि कोई कमी है जो वो उस लेवल पे जो हमारा माइग्रेशन इंडस्ट्री नहीं जा रही, तो उसने स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कैप्स्टोन को इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चों में प्रोफेशनलिज्म आए, प्लस दे शुड नो हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। तो अभी जो स्टैंडर्ड है इसका बहुत हाई हो चुका है, माइग्रेशन एजेंट्स का बहुत ज़्यादा है। तो आपने जिस टाइम लॉ पढ़ी थी, आपके साथ भी थे बहुत जने पढ़ रहे हैं, उन भी सब ने क्लियर कर लिया या कुछ अभी भी लगे हुए हैं इस दौड़ में? नहीं, स्टडी सबकी होगी पर कैप्स्टोन सबका नहीं हुआ, कईयों ने बीच में छोड़ दी है स्टडी, कई अभी भी कैप्स्टोन में फंसे हुए हैं। मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों 4 बार फेल हो चुका है, तो ही हैज़ टू डू द होल थिंग अगेन, द होल कैप्स्टोन, तो काफ़ी है, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी जॉब वेरी। तो आपने एक वर्ड बताया कि बीच में छोड़ दिया, ये छोड़ना मतलब कि बंदा जर्नी से अपनी थक गया या हार चुका है, ये मोटिवेट नहीं था या क्या हो सकता है? आई थिंक वो शायद इसलिए होता होगा क्योंकि आपको लगता है कि मैं माइग्रेशन एजेंट का लाइसेंस ले लूंगा, थिंग्स वुड बी इजी। जो मैंने की थी अपने फ्यूचर के लिए, ना कि कोई पीआर के लिए या कुछ और, ठीक है। जो कई लोग होते हैं उनका साइड बिजनेस भी होते हैं, तो वो करते हैं यार शायद लाइसेंस आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, तो मुझे लगता है शायद एक वो गलती कहीं ना कर पा रहे हो जाती है। तो कई, क्योंकि उनके पास ना एक दूसरा रीजन होता है छोड़ने का कि मेरे पास अच्छा काम है, बस ये चीज़ है। और मैंने भी ऐसा नहीं था कि मैंने भी बहुत बार सोचा फीस पे करने से पहले छोड़ दूं, मैं उबर तो कर ही लूंगा, मेरा एजुकेशन का अच्छा चल रहा है, पर था कि यार स्टार्ट किया ना, खत्म तो हम करेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इंसान ही है जो जिनके पास लाइसेंस था, तो हम भी इंसान है, तो वो एक थिंकिंग लेके मैं चला था उस चीज़। तो जो इस चीज़ के मतलब बीच में स्टडी के दौरान या डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप उनको क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहोगे कि मोटिवेट कैसे रहें? देखो बेसिकली पहले तो इसका यार कोई सिंपल आंसर नहीं है, वो अपने पे ही होता है। अगर आपको कभी भी लगे आप लो फील कर रहे हो, तो हमेशा ये सोचना कि जो सामने वाला जिसके पास लाइसेंस है वो भी तो इंसान ही है। तो मैं ये सोचता हूँ, कई बहुत बड़े लॉयर्स हैं, तो मुझे कभी डिमोटिवेशन होती है जब मेरे को लगता है ये चीज़ मुझे नहीं आती, फिर मुझे लगता है सामने वाले को क्यों आती है, वो भी तो इंसान है। तो मैं फिर वो स्टडी करता हूँ, 1 बार नहीं करता, 5 बार करता हूँ, 10 बार करता हूँ, समझ नहीं आता, आई डू स्टडी अगेन आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 मंथ। यो मेरा मोटिवेशन फैक्टर है। और मेरे को एक मोटिवेशन रहती है, जब मैं कहीं पे भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ ना, मैं अपने आप को ना कुछ गिफ्ट कर देता हूँ, जैसे कपड़े ले लिए, वॉच ले ली, या कोई नई गाड़ी बुक कर दी, तो मेरे को उस तरीके से मोटिवेशन मिलती है। इसी मेरा कैप्स्टोन क्लियर भी ऐसे ही हुआ था, मैंने बताया भी था पहले कि मेरा जब 2 बार फेल हुआ, मैं मतलब काफ़ी स्ट्रेस में चला गया, तो मैंने पोर्श गाड़ी बुक की कि मैं गाड़ी निकलवाऊंगा जिस दिन मेरा क्लियर होगा, तो वो मोटिवेशन लेके मैं चला था ऐसे, तो वो भगवान की दया से हुआ, तो अगले दिन हम गाड़ी जाके बुक करें। तो मेरा भी ये होता है कि यार अगर आप भी हो, है तो इंसान, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, तो अपना मोटिवेशन फैक्टर जगा के रखो कि आपको लाइसेंस क्यों लेना है, ठीक है, इंडस्ट्री की हेल्प करनी है, पैसा आएगा, जो भी रीज़न है, राइट। तो अपना एक रखो कि मैं अगर मेरा क्लियर हो गया, आई विल डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, आई वॉन्ट टू बाय दिस स्टफ, और आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, जो भी आपका गोल है, एक गोल सेट करके। यस, तो वो चीज़ है। तो इस इंडस्ट्री में जैसे आपने बताया कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है और इन्फॉर्मेशन मेन, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी है, चलो इस इंडस्ट्री में नहीं, कोई भी मतलब कंसल्टेंट रिलेटेड बंदा काम करे, उससे बाई चांस कोई बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उस सिनेरियो में आप क्या कंसिडर करेंगे? मतलब एजेंट या जो बोल रहा है या बच्चे को क्या करना चाहिए उस सिनेरियो में? क्योंकि मोस्टली गलती देखो हो जाती है एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैंने एक कल की एग्जांपल है, मैंने कल ही किसी क्लाइंट को एडवाइस किया, कोई एम्प्लॉयर था, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, तो मैंने रात को जाके, मेरे याद है, तो रात को सोने से पहले मैंने उसको रिप्लाई किया कि भाई ये गलती हो चुकी है, दिस हाउ शुड द थिंग्स टू बी डन, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो मैंने वो जस्टिफाई कर दिया। तो कई गलतियाँ होती है जस्टिफाइबल होती हैं, कई जस्टिफाइबल नहीं होती। तो मकसद ये है कि पहले तो गलती ना करो, पर हम इंसान है, गलती तो हम करेंगे ही करेंगे, पर गलती ऐसे हो कि जस्टिफाइबल हो, अगर आपको पता लगता है एज लॉन्ग एज, तो फिक्स करो उसको ASAP। अगर फिर भी हो चुकी है, ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव। देखो आपके ऊपर आया यार, उससे क्या होगा ना, आप उस सिचुएशन से बच जाओगे। मान लो बच्चा कह रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ एजेंट को, आपको लगा रिलैक्स होगी कि यार चलो मुझे अभी मेरा बच्चा चला गया, मेरी स्ट्रेस खत्म होगी ना। पर अगर आप ऐसा बच्चा चला जाएगा ना, तो आपकी एक रेपुटेशन डाउन होती है, आपके अंदर ही डाउन होती है, चाहे बच्चा चला गया, आप कंफर्टेबल हो, आपके अंदर डाउन हो जाती है। तो वो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। अगर मेरे केस में अगर ऐसे मेरे साथ होता है कि कोई बच्चा मेरे को बोला प्रॉब्लम है, कोई गलती है, मेरे को लगा मेरी गलती है, तो मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ और मेक श्योर कि क्लाइंट लूज ना हो। ऐसा नहीं है कि बात पैसे की, बात है कि रेपुटेशन की होती है, क्योंकि अंदर से फिर आपको, मेरे को लगता है यार मैंने सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती आपको, वो चीज़ एक आप बोल सकते हो। तो आपने आईटी में ही, जैसे शुरू में हमने बात करी जॉब की, और आईटी में ही पढ़ाई की, तो अभी जो बच्चे आज के सिनेरियो, आप उनको क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के रिगार्डिंग, जॉब्स के, उनकी स्टडी के रिगार्डिंग? आपको कि एजुकेशन काउंसलर का बहुत टाइम से देख रहे हो, अभी चलो आप मायरा में शिफ्ट हो गए, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? देखो बेसिकली मैं ये बोलूँगा यार, अगर आप कुछ कर रहे हो साथ में, तो स्टडी को पार्ट टाइम ही करो, फुल टाइम करके कोई सत्यानाश मत करो उसका, क्यों होता है यार साल में ही खत्म करना ना।
आपको लर्न है, इट्स ऑल द पेशेंस एंड टाइम। और आज की जनरेशन में जो फ़र्क मुझे लगता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, दे वांट फास्ट, एकदम से हो जाए। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। इट्स ऑल द पेशेंस एंड टाइम। आप बिलीव करें मेरी बात का, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें। पेशेंस से करोगे, सीख के करोगे, आपको फ्यूचर में बंदा ही नहीं बीट कर सकता। अगर आपको कोई बीट नहीं कर सकता ना, यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। तो वो मेरा मानना है और यही मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ खुद पे भी। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। क्योंकि आपने बताया कि देखो पेशेंस से थे, इस पेशेंस से मेरे को बात याद आई। मेरे को एक कॉलेज वाले मिले थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि उनको बच्चों को उनके कॉलेज में इनरोल करा दिया जन्ने बोल के कि आप स्टडी के साथ साथ जॉब रेडी के आवर्स काउंट कर सकते हो। तो बच्चों ने इसी मतलब होप में कर लिया कि 2 साल में पढ़ाई खत्म होगी, 2 साल में जॉब रेडी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरी पीआर हो गई है। तो आपने बोला ये चीज़ें थोड़ा प्रिपेयर करो, एक तो अच्छे से रिसर्च करो और पेशेंस की चीज़ है। अभी भी मैं ऐसे एजेंट्स में नाम नहीं लूँगा, काफ़ी पुराने हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस चीज़ को लेकर यार, क्या आप इतने पुराने हैं। देखो, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, गलती से सीखना, ना सीखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सीख रहे हो तो गुड है, इंप्रूव हो जाएगा, नहीं सीख रहे हो सबसे बड़ा। और मुझे दुख भी होता है उस सेम टाइम कि यार भी हम कहाँ पे जा रहे हैं, और उसकी वजह से ही बच्चे शायद आपके उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज यू हैव मेड दैट काइंड ऑफ इमेज। तो वो चीज़ है, वो चीज़ अभी भी है। अभी लाइसेंस लेने के बाद पर वही बात है, अगर आप शौक के लिए कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू दिस थिंग, आप उसको इम्प्रूव करोगे, ये चीज़ है। तो आपने एक चलो बताया ऑस्ट्रेलिया में आपको मेन लैंग्वेज प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में? लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आई थी शुरू में। हमें ऑर्डर नहीं करना आता था, हम पिज़्ज़ा बर्गर लेने जाते थे, वो हमें इंग्लिश प्रॉपर बोलते हैं ना, इज एम आर लगा के। वो शुरू में यहाँ पे तो चीज़ें होती हैं, करेगा दिस वन, हमें इज आई एम आर हम यूज़ करते, तो हम प्रॉपर इंग्लिश पूरी सेंटेंस बोलते हैं। हाँ, उनकी मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि दे स्पीक वेरी फास्ट। मैं बोलता था वेज बर्गर, वेज बर्गर, हमें नहीं पता था वेज में क्या होता है। अब चीज़ बर्गर खा लिया एक और, उसमें बीफ होता है, हमें नहीं पता था, मैंने लिया, मैं कहा यार ये क्या है, हमें लगा चीज़ से वेज ही होगा। वेज ही होता है। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे सीखा, पर वो लोगों से हम बात नहीं करते। मैंने सिक्योरिटी की जॉब की थी एक बार, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, मैं इतना स्ट्रेस हो गया, मुझे इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी, बोल रहे थे कि यार मैं क्या करूँ, मैं छोड़ के चला गया। तो वो सिचुएशन से हमें काफ़ी आई हैं जहाँ पे इंग्लिश की वजह से अनकंफर्टेबल बहुत हुए हैं। पर अभी स्टडी इतनी कर ली तो आई थिंक थिंग्स आर वेरी इजी ना। तो ये कि इंग्लिश देखो एक दिन में तो आएगी नहीं, टाइम टू टाइम आपको आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है, देखो आती है, पर बच्चे डर जाते हैं कि छोड़ो इंग्लिश में बात ही नहीं करने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ भी एक उनको है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते ना। मैंने वही बोला, कंफर्टेबल आप हो जाते हो। अगर आपको इंग्लिश सीख रहे हो, इस कंट्री में इंग्लिश सीखना जरूरी है। ये नहीं है कि आपकी अपनी लैंग्वेज को भूल जाओ, बस रीजन के आप ग्रोथ, क्योंकि मल्टी कल्चर कंट्री है। देखो हर एक की जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। वो ये नहीं है कि आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाएगा। हाँ, नो डाउट आप हमारी कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, पर इंग्लिश इनकी मेन लैंग्वेज है। हाँ, वही चीज़ है ना कि अगर आपको दूसरी कम्युनिटी के साथ बिजनेस करना, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। उनको हिंदी और पंजाबी तो आती नहीं है, पर वही है ना कि अगर आप स्टक ही एक इंडस्ट्री के साथ होना चाहते हैं, एक ही कम्युनिटी के साथ, तो वो थोड़ा सा आप लिमिट कर लेते हो अपने लिए। अगर लिमिट से आउट होना है, देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो आपने बताया कि जैसे इंग्लिश आपने चलो सीखी, तो आपको कैसे लगना चाहिए कि स्टार्ट बच्चे को कैसे करना चाहिए? जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, इंग्लिश उनको पढ़ के सीखनी चाहिए या बोल के, कैसे आपके अकॉर्डिंग? गुड अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे दूसरे दोस्त हो गए, उनके इंग्लिश यहाँ पे स्पीक करते हैं, ठीक है ना, उनको समझ नहीं आता, लेकिन आस्क योर फ्रेंड कि भाई क्या बोला है। जो चीज़ पढ़ना और सुनना दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बस सुनने से एक्सेंट समझ आएगा, पढ़ने से यू कैन स्पीक। तो वही है कि जैसे मतलब जिस माहौल में रहोगे उसमें ढलते चले जाओगे आप। तो आप भी जैसे अभी ये बोला था कि आपने इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे आई। वो पीटी और जो आपने नाटी का जो भी तैयारी की थी, उसने भी इस चीज़ में कुछ पुशअप किया कि आपको इंग्लिश में कुछ? हाँ, वो पीटी मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 6 घंटे रोज पढ़ता, 1.5 महीने मैंने 800 फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस की थी। और इतनी प्रैक्टिस मेरी हो गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो रीअरेंज पैराग्राफ होते हैं ना, वो मैंने आई थिंक उसके मैंने 2 मिनट में सबके आंसर दे दिए थे, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस किया था, मेरे दिमाग में बैठ गई थी, दिमाग में बैठ गए थे मैंने। और रीडिंग मेरी सबसे वीकनेस थी, सबसे बड़ी। और रीडिंग ही ऐसा था जिसमें 90 आउट ऑफ 90 आए थे मेरे, क्योंकि आपका सारा याद ही हो चुका था जो एग्जाम में आया। अब वो प्रैक्टिस होते हैं ना, बस आपकी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना लो। वही बोल रहा हूँ, रीडिंग सबसे बड़ी वीकनेस थी मेरी, जहाँ पे मैं प्रॉब्लम आती है। और राइटिंग 90 आए थे। तो आपने बोला कि 6 मंथ आपने पीटी की तैयारी की, तो इट्स अ बिग टाइम। तो आपको बीच बीच में लगा नहीं कि छोड़ो यार अभी ब्रेक ले लेते हैं, छोड़ो यार फिर कर लेंगे? क्या हुआ ना, पहली बार मैंने जब पीटी दिया ना, मेरे मार्क्स कम हो गए। सेकंड टाइम लगा यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर लूंगा कंप्यूटराइज का। फिर ऐसे ऐसे गैप पड़ता रहा, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने प्रॉपर कंसंट्रेशन से किया, वो 1.5 महीना लगा के किया। जब मैंने जॉब सारा छोड़ दिया, 1.5 महीना मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, भाई जॉब नहीं करनी, बस 6 घंटे रोज के काम करते हैं बस।
तो उस टाइम पे तो बस ये था कि भूत सवार हो गया था, करना है तो करना है, डेडिकेशन वो जाग चुकी थी अंदर से कि करना है बस। वो फिर जैसे जैसे आप करते रहते हो, उसके बाद भी मैंने एग्जाम दिया था एक बार, पर उसमें नहीं हो पाया। फिर दोबारा बहुत प्रैक्टिस की, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को ईमेल आई पीटी की, और मेरे पास क्लाइंट बैठा था उबर में, उसको पिक ही किया था ना, मैं फ़ोन देख सकता था, ऊपर से ऐसे ही हो रखा था। तो जब भी उसको छोड़ा तभी मैंने पहले रिजल्ट देखा, और वहाँ पे मैं रोने लग गया क्योंकि मेरे 9 इंच आ चुके थे। ये होता है क्योंकि एक टाइम आप सिचुएशन में फंस गए हो, आपने एक्साइटमेंट होती है रिजल्ट देखने की, ऊपर से आप सिचुएशन में फंस गए, आप देख नहीं सकते। वही चीज़ तो वो जो डिफरेंस है वो एक एक्साइटमेंट भी होती है, घबराहट भी होती है, अभी दोनों क्या चीज़ें है मिक्सचर ऑफ इमोशंस होता है उस टाइम पे। अभी तो चलो चीज़ें इजी गोइंग हो चुकी हैं। जो बच्चे आना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हो कि ये चीज़ सीख के आए वो, या ये चीज़ प्रिपेयर करके आए इस चीज़ के लिए? क्योंकि यहाँ मोस्टली स्टूडेंट क्या आते हैं, एक मेंटल लेवल सेट करके आते हैं मैं पढ़ूंगा, पर उनको पता नहीं यहाँ आते आते क्या हो जाता है, वो उनका मेंटल लेवल ही चेंज हो जाता है, वो पढ़ाई से हट ही जाते हैं बिल्कुल। वो आते एक कॉमन सी चीज़ है, पर बेसिक ये है कि अगर आप किसी, देखो जॉब तो करनी है पैसे के लिए, तो जॉब ऐसी करो जिसमें आपका शौक है, स्किल लेके आओ। जैसे आप ब्रिकलेयर हो गए, कारपेंटर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गया, नर्स हो गया, कुक हो गया, शेफ हो गया, एक्सपीरियंस हो गया किसी फील्ड में ना, अपने फील्ड में या जिसमें आपको शौक है, पीआर हो जाएगी, पीआर नहीं रुकने वाली, बस सिंपल सी बात है। तो आपने बोला कि जॉब करो, तो आपको लगता है कि इस सारी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम में, क्योंकि आप एक लंबे समय से देख रहे हो? नहीं, वो खुद भी होता है। देखो अगर आपको लगता है आप जॉब नहीं मिल रही, बट यू हैव द स्किल, यू कैन मेक अ वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, इट्स इजी, वेरी इजी हो जाता है आज के टाइम पे। अगर आपके पास स्किल है, यू कैन शो योर स्किल्स टू ऑनलाइन ऑडियंस, कोई ना कोई आपको कर लेगा। आज फेसबुक पे कितने ग्रुप हैं, यू पुट ऑन दैट वन, मेंशन कि इतना एक्सपीरियंस है, बंदे बैठे हैं हायर करने वाले, उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिलते, और स्किल्ड एम्प्लॉयज को कनेक्शन नहीं मिल रही। प्रॉब्लम ये है, जॉब्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो राइट कनेक्शन नहीं मिल रहा उस चीज़ को लेके। तो ना आपने जैसे जॉब की बात की, मेरे एक दिमाग में बात आई, बच्चा था एक, उसको फॉर एग्जांपल यहाँ ना उसने एग्जांपल ही दी थी कि मेरे को यहाँ जॉब नहीं मिल रही है कारपेंटरी की। वो यहाँ था सिडनी काफ़ी सालों से, उसको जॉब मिली थी मेलबर्न में। तो वो बोल रहा है कि मैं मेलबर्न शिफ्ट हूँ या ना हूँ। तो उस सिनेरियो में आप क्या सोचते हो कि बच्चा ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसने काफ़ी टाइम सिडनी में गुजारा है, अब उसको जॉब मेलबर्न में दी है जो उसको करियर में भी ग्रोथ करेगी, पीआर के पाथवे में भी ग्रोथ करेगी, उस सिनेरियो में आप क्या कंसिडर करते हो कि उसको मूव होना चाहिए था या नहीं? मेरे हिसाब से होना चाहिए था। अगर आपको उसको जॉब मिले तो जॉब, आई नो इजी नहीं है मूव करना, पर आप जस्ट सिंगल होते हैं ना तो चीज़ें इजी होती है। पर आपको अगर पीआर मिल गई उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ब्राइट है। तो प्रॉब्लम तो वही है, मूव नहीं करना चाहते। क्यों मूव इसलिए नहीं करना चाहते, हम कंफर्ट हो चुके हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। आपको पता है अगर आप मूव करोगे यू हैव पीआर अपॉर्चुनिटीज। वो बोल देते हैं हमें रहना सिडनी में, पीआर चाहे 2 साल बाद आए, प्रॉब्लम वहाँ पे, पर 2 के 10 ही हो जाते हैं। हाँ, पर ये आपने चलो बात बताई, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, काफ़ी बंदे हैं ना वो क्या मतलब मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मतलब मेरे को कहीं भी मूव करना हो जाए मैं पीआर के लिए कर जाऊंगा। काफ़ी बच्चों की मेंटेलिटी ये भी होती बिल्कुल है। बिल्कुल, पर उनको वहाँ पे प्रॉब्लम है राइट एडवाइस की, तो इसलिए स्ट्रगल कर पाते हैं। ये स्ट्रगल होते मैंने देखा है, पर मैंने वो बोला अगर आपको मूव कर रहे हो, अगर आपको जॉब मिले ना अपने फील्ड में, आंख बंद करके ले लो भाई, आपकी पीआर नहीं रुकने वाली। स्टेट्स भी इस चीज़ को फोकस कर रही हैं और एम्प्लॉयर्स भी, और गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि स्किल्ड वर्कर चाहिए। स्किल्ड मीन्स जो अपने फील्ड में काम करता हो, इंग्लिश अच्छी हो, वट एल्स दे वांट, ये चीज़ है। ये आपने बोला कि राइट गाइडेंस की बात आ गई। मैंने 2 बंदे देखे थे, 2 फ्रेंड थे, वो आईटी में ही थे, वो मूव करके पर्थ इकट्ठी मूव की हैं। देखो एक ने कंसल्टेंट ही ले ली, उसने उसकी बात ही सुनी, उसने अपनी प्रोफाइल डिस्कस नहीं की, सेम प्रोफाइल सब कुछ सेम, एक का इनवाइट आ गया एक का नहीं आया। भाई वही चीज़ है ना, देखो प्रोफाइल सेम होने से नहीं कुछ होता, बात होती है कि ओवरऑल आपके जो स्ट्रक्चर आपने कैसे होना, कोई बंदा कम हुआ कोई कब हुआ, ये चीज़ें भी तो होती हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, आप डिसीजन कब ले रहे हो, तो उसने तो ये सोचा कि मेरे फ्रेंड ने बोला मेरी सेम ही प्रोफाइल है कि हम एक मतलब जो उसने किया मैं ही कर लूँ। ये बच्चों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयर नहीं है कि सेम प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि बंदा सेम है। प्रॉब्लम पता है ना, जैसे किसी को जुलाई में इनवाइट आया क्योंकि उस टाइम पे सीट्स बहुत थी, कोई बंदा कह रहा है सितंबर की बात, सितंबर में उतनी सीट्स नहीं होती, पर कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये टाइम भी तो मैटर करता है। तो ये चीज़ें हैं और काफ़ी बहुत सारे फैक्टर है, पर एक एग्जांपल ये है। हाँ, एग्जांपल ये है कि आपने बताया कि प्रोफाइल नहीं मैटर करती कि सेम प्रोफाइल है, हर एक से सिनेरियो क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या किया है, हर एक चीज़ मैटर करती है। तो आप अपनी जो लाइफ की जर्नी रही अभी तक, उसमें हमारी ऑडियंस को आप अपनी लाइफ का जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि ऐसा होना चाहिए, कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री में या माइग्रेशन इंडस्ट्री में बदलाव आने चाहिए, शेयर करोगे आप हमारी ऑडियंस और स्टूडेंट के साथ इंटरनेशनल? देखो बेसिकली जो ऑडियंस और स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा यार, देखो जो आप करना चाहते हो ना वो करो। कभी ट्रक ड्राइवर है, वो बोलते थे कि सर हम ट्रक चलाएंगे, आप चला रहे हो तो पीआर मिलती है ट्रक ड्राइवर में? आंसर इज यस, मिलती है। तो आपको पता आना चाहिए कैसे मिलती है। आप क्या करते हो, ले लेते हो कुकरी,
कर चला ट्रक रहे हो, अगर ट्रक चला रहे हो, टॉक टू योर एम्प्लॉयर, हैप्पी टू स्पॉन्सर। आप सिटी से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि डामा के थ्रू ही लेने हैं, मेरी बात समझे। तो जो चीज़ कर रहे हो उसका देखो वो पीआर पाथवे लेके जा रहा है, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। एक तो जॉब मिल रही है, एक से ऊपर आपको पीआर मिल रही है, ये चीज़ है। पर मेरी एडवाइस ये है यार भाई, टाइम बचाओ इस कंट्री में। पैसा आपका खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम इस कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम है तो पैसा है, पर पैसा है तो टाइम नहीं है। ये मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और जो माइग्रेशन इंडस्ट्री को, जो एजुकेशन इंडस्ट्री में चेंजेस देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो एजुकेशन एजेंट्स हो उनको भी एक इम्प्लीमेंट, उनको भी रेगुलेशन उनकी होनी चाहिए, वो रेगुलेट होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो दे डू वट एवर दे वांट। एंड आई हैव सीन कि उसकी वजह से काफ़ी प्रोफाइलें बच्चों की खराब हो चुकी हैं, जो ऑफशोर भी स्टक हो चुके हैं। अब माइग्रेशन को लेकर मैं ये बोलूँगा, देखो आप गलती करते हो, मैं भी करता हूँ, बट आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम वही आ जाती है, बच्चा फेस करता है, फिर वो बच्चा इधर से उधर होता है, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ता है। पर लास्टली ये भी चीज़ है कि इंडस्ट्री अभी काफ़ी इतनी ग्रो कर चुकी है, बहुत जनरेशन आ चुकी है, लाइसेंस को लेके बहुत एक्टिव है, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो असेसमेंट बॉडी हमारा होगी, ये बहुत एफर्ट्स इस चीज़ को लेके डाल रहे हैं, एंड वी कैन सी द आउटकम। पर ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा, आप कोई भी हो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जस्ट डू इट, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। थैंक यू थैंक यू मीर जी, थैंक यू। थैंक यू सर।